हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन। और आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल एज ऑलवेज। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। तो ये भी तीन वीडियो जो अभी थर्ड वीडियो, ये कंटिन्यूशन ही चल रहा है। ओके, पहला जो मैटर वाला था, फिर सॉल्यूशंस, अब है सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब मैथड्स है कैसे कैसे सेपरेशन होता है इम्प्योरिटीज़ निकालने का, जो भी है। ठीक है, सेपरेशन है मतलब मैथड है सेपरेशन की। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आता है इवोपोरेशन। इवोपोरेशन बहुत कॉमन मेथड है, हम सब जानते हैं इवोपोरेशन क्या होता है। इवोपोरेशन में लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हीट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो हम सब जानते हैं इवोपोरेशन का। तो मोस्ट प्रोबेबली इवोपोरेशन में हम कौन से सब्सटेंसेस लेते हैं जो कि वॉलेटाइल्स होते हैं। वॉलेटाइल मतलब जो कि ईजिली इवोपरेट हो जाते हैं, राइट, है ना। अभी जैसे कि हम इवोपरेशन मेथड में होता क्या, आप देखो। सबसे पहले इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, सबसे पहले वो बर्नर है। बर्नर के बाद में क्या है, ट्राइपॉड स्टैंड। ये देखो, ये क्या है, बर्नर। ओके, ये है ट्राइपॉड स्टैंड, है ना। आफ्टर दैट ये ऊपर है वायर गॉज। वायर गॉज ऊपर लगाया जाता है और ट्राइपॉड स्टैंड के डायरेक्ट हीट नहीं करते, पहले वायर गॉज आता है। ओके, उसके बाद में ये क्या है, वाटर बाथ, मतलब फुल ऑफ वाटर। हम वाटर बाथ भी ले सकते हैं या फिर वाटर बाथ की जगह हम ले सकते हैं सैंड बाथ। ठीक है, सैंड बाथ भी ले सकते हैं। ओके, एंड इसके बाद इसके ऊपर ये जो बीकर है जो पानी का भरा हुआ है, जिसको हमने वाटर बाथ नाम दिया है, इसके बाद में हमने ऊपर क्या लिखा है, वॉच ग्लास रखा है। वॉच ग्लास मतलब पेट्री डिश। पेट्री डिश रखी गई है। पेट्री डिश के अंदर क्या लिखा रखा गया है, पेट्री डिश के अंदर वो सॉल्यूशन है जिसका हमने आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, ओके, तो आगे कैसे ये इवोपोरेशन का आगे का जो मेथड है अभी हम आगे देखते हैं। सबसे पहले टू ऑब्टेन कलर्ड कंपाउंड्स, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंक के लिए ही लो। अभी जैसे ऊपर ये पेट्री डिश है, इसके अंदर हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर भी ले सकते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर में क्या होगा, जब इवोपोरेशन होगा तो वाटर तो वेपर्स के फॉर्म में निकल जाएगा, लेकिन लास्ट में क्या बच जाएगा, इसके अंदर बच जाएगा सॉल्ट बच जाएगा। ठीक है, जब पूरा पानी इवोपोरेट हो जाएगा फिर सॉल्ट बच जाएगा इसमें। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कलर्ड कंपोनेंट, मतलब जो इंक है, इंक का लिया है, मतलब डाई ले सकते हैं। जैसे इंक क्या होती है, इंक के अंदर डाई होती है एंड पानी होता है, मतलब मिक्सचर होता है। तो इसके लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए, इंक चाहिए, ब्लू ब्लैक रेड कोई भी इंक ले सकते हैं, बीकर चाहिए, स्टैंड चाहिए, बर्नर चाहिए। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसको पानी से आधा भरना है। ठीक है, उसके बाद में कुछ ml थोड़ा सा हमें इंक लेना है वॉच ग्लास में, और उसको हमें कहाँ रखना है, बीकर का जो माउथ है, ओपनिंग है, उसके ऊपर, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं रखा है ना। जैसे ये बीकर है फुल, हाफ फुल ऑफ वाटर, और इसके ऊपर हमने वॉच ग्लास रख दिया। वॉच ग्लास के अंदर क्या है, इंक है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमें स्टार्ट हीटिंग, मतलब हमें ना हीटिंग प्रोवाइड करनी है, बर्नर ऑन करना है। तो वो हीटिंग क्या होगा, जैसे जैसे हीटिंग होती जाएगी वैसे वैसे इवोपोरेशन आगे प्रोसीड होता रहेगा, मतलब इवोपोरेट होता जाएगा आगे। ठीक है, उसके बाद में जैसे हीटिंग तब हमें स्टॉप करनी है जब हमें कोई चेंज नहीं मिलेगा वॉच ग्लास में। ठीक है, व्हेन नो एनी फर्दर चेंज कैन बी नोटिस्ड ऑन द वॉच ग्लास, तब हमें हीटिंग बंद कर देनी है। मतलब जब इवोपरेशन पूरा हो चुका होगा, तो हमें इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगी, ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे कि इवोपरेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास कैन बी सीन, मतलब जो इवोपोरेट हुआ है ना, वो हम देख लेंगे। और जो रेसिड्यू बचा है, मतलब जो पीपीटी बच गया लास्ट में, वो किस में मिल जाएगा हमें, वॉच ग्लास के अंदर लास्ट में दिख जाएगा। मतलब जो डाई बचेगी, इंक में क्या होगा, जो लिक्विड फॉर्म होगा वो तो पूरा इवोपरेट हो चुका होगा, और लास्ट में रेसिड्यू बच जाएगा जिसको हमने वो बोला है डाई। ठीक है, अब इसे क्या कंक्लूजन निकलता है ये देखते हैं। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंक इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस। इससे हमें ये पता चलता है इंक प्योर सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड डाई। क्यों, क्योंकि अगर ये प्योर सब्सटेंस होता तो वो इवोपरेट थोड़ी होता,
है ना। बट ये मिक्सचर है तो हम इसे डाई इजीली ले सकते हैं कि इस प्रोसीजर से, इवोपोरेशन मेथड से हम लोग डाई सेपरेट कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है इंक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर है। ओके, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली जो हमने स्टार्टिंग में मैंने बताया था वॉलेटाइल कंपोनेंट के लिए यूज़ होता है। मतलब कंपोनेंट वॉलेटाइल होगा तभी तो इवेपोरेट होगा। मतलब वॉलेटाइल कंपोनेंट को तो हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में लेना है, और जो नॉन वॉलेटाइल होगा वो सॉल्यूट के फॉर्म में होगा। नॉन वॉलेटाइल वो होगा जो कि इवेपोरेट नहीं होगा, वॉलेटाइल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इवेपोरेशन है ना, सी वाटर में से जो कॉमन सॉल्ट यूज़ कर निकालते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सी वाटर को क्या होता है, किस में ट्रैप किया जाता था, सी वाटर स्मॉल पिट्स, स्मॉल शैलो पिट्स का मतलब क्या होता है, एक जगह होती है जहाँ के अंदर की कोई लगून्स, मतलब कोई भी एरिया ले लो, कोई खाड़ी जिसको बोलते कोई एरिया ले लो, उसके अंदर गड्ढे बना दिए जाते हैं और उन गड्ढों के अंदर सी वाटर ट्रैप कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पिट्स, मतलब गड्ढे बना दिए जाते हैं और उनके अंदर सी वाटर ट्रैप कर दिया जाएगा। मतलब पिट्स मतलब गड्ढे, लगून्स मतलब खाड़ी हो गई, ठीक है। अलाउ टू स्टैंड देयर फॉर फ्यूज, मतलब कुछ दिनों के लिए उन गड्ढों के अंदर सी वाटर रख दिया जाएगा, है ना। और उसके बाद में क्या होगा, इस टाइम में क्या होगा, जो सन रेज आएगी, सन से क्या होगा, हीट मिलेगी उस पानी को, तो इससे क्या होगा, उन गड्ढों के अंदर से जो भी धीरे धीरे कुछ दिनों तक वो गड्ढों के अंदर वो सी वाटर रहेगा, तो उससे क्या होगा, वो पानी तो इवोपरेट हो जाएगा और उसके बाद में क्या होगा, सॉल्ट बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। और फिर आगे क्या होता है, उस सॉल्ट को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड की मदद से आगे क्रिस्टल मतलब वो कर लेते हैं, क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, ठीक है भाई। जो कि उसकी इम्प्योरिटीज़ होगी उसके अंदर से वो निकाल दी जाएगी क्रिस्टलाइजेशन के हेल्प से, ओके। अब हम आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है ये देखते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड किसकी तरह होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। हम लोग घर के अंदर मिक्सचर यूज़ करते ही हैं, देखा होगा ना अपनी अपनी मम्माज, जितनी भी आप लोग के मदर्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, मिक्सचर यूज़ करते हैं घर के अंदर, है ना। मिक्सचर यूज़ करते हैं एंड हैंड ब्लेंडर यूज़ करते हैं, मिक्सचर हो गया या फिर हैंड ब्लेंडर हो गया। इनसे क्या होता है, ये एक तरह की सेंट्रीफ्यूग मशीन की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, ब्लेड्स होती है, जैसे ये क्या होता है, मिक्सिंग जार होता है, ऐसा होता है। और फिर इसके नीचे क्या होता है, अंदर यहाँ पे ब्लेड्स होती है छोटी छोटी, है ना। उसी से तो कोई चीज़ जो भी होगी ना, मिक्स करेंगे, पीसना होता है आपकी मम्मा को, तो उसी के ब्लेड्स की हेल्प से तो पीसी जाती है, राइट। तो अब जैसे ये सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में क्या होती है, ये टेस्ट ट्यूब्स दिख रही है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, पर देखो इसमें ये 4 टेस्ट ट्यूब है। इन टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया जाता है जो भी सब्सटेंस है, जो भी कंपोनेंट है वो डाल दिया जाता है। उसके बाद में नीचे बटन होता है और टाइम होता है। एक साइड इसका लेफ़्ट साइड में जो बटन है, ये मैं आपको मार्क कर देती हूँ, जो लेफ़्ट साइड में बटन होता है यहाँ पे होता है टाइम के लिए, कि कितने टाइम के लिए आपको इसको ऑन रखना है, भाई 2 मिनट के लिए चलाना है, 1 मिनट के लिए चलाना, आप यहाँ पे टाइम फिक्स कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो है ये रेगुलेटर होता है, मतलब इसको ऑन करने के लिए मशीन होती है। उसके बाद में ये सेंट्रीफ्यूग होना शुरू हो जाता है, मतलब राउंड 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 होगा अंदर, जैसे कि मिक्सचर और ब्लेंडर में अंदर घूमता है ना, वैसे ही। अभी जैसे होम में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे घर पे हम लोग क्या करेंगे, आपकी मम्मा जैसे बटर निकालते हैं, बटर कैसे निकालती है आपकी मम्मा, जैसे कोल्ड क्रीम ले लेते हैं, ठंडी क्रीम होती है जो कि रेफ्रिजरेटर में रखी हुई होती है ना। उसके बाद में जो ठंडी क्रीम है, कोल्ड क्रीम, उसको हम क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर में डालते हैं। उसके बाद में मम्मा आपकी क्या करेगी, इसको मिक्सचर में या फिर ब्लेंडर की हेल्प से इसको चलाते हैं। उसको चलाने के बाद में क्या होता है, बटर ऊपर फ्लोट करने लगता है और नीचे जो इसका सॉल्वेंट बच जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, जो नीचे बच गया, या फिर आप लोग छाछ बोलते हो, जो भी लस्सी जो भी बोलना हो। और ऊपर बटर क्या होता है, बहुत लाइट वेट होता है, इसलिए वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है। अब देखते हैं टू सेपरेट, इसका प्रोसीजर देखते हैं ना, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है। मिल्क में से क्रीम निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, फुल क्रीम मिल्क चाहिए, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चाहिएगी और टेस्ट ट्यूब्स चाहिएंगे, ठीक है।
उसके बाद में क्या होगा, टेक, जो बॉइल्ड मिल्क नहीं होना चाहिए, अनबॉइल्ड ठंडा मिल्क होगा वो हम लोगों ने इसके अंदर जो टेस्ट ट्यूब्स है उसके अंदर डाल देनी है, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब को मशीन में फिट कर देना है ना। यहाँ पे देखो ये टेस्ट ट्यूब से यहाँ पे मशीन में फिट कर दी है। फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है, मतलब इसको मशीन को ऑन करना है हाई स्पीड पे, ठीक है, बाय हैंड सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 मिनट्स एंड ऑब्जर्व। यहाँ पे देखो ये टाइम वाला है, यहाँ पे 2 मिनट डाल दो और यहाँ से ये ऑन हो जाएगी, ठीक है, 2 मिनट। फिर क्या होगा, नोट, अगर आपके स्कूल में सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो ये एक्टिविटी हम लोग किचन के मशीन से भी कर सकते हैं, जैसे ब्लेंडर वगैरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे बाद में क्रीम तो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, है ना, दूध के ऊपर क्रीम फ्लोट करने लग जाएगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, व्हेन मिल्क इज रोटेटेड हाई स्पीड, जब मिल्क हाई स्पीड पे रोटेट किया गया तो जो सस्पेंडेड लाइट पार्टिकल थे वो क्या होगा, फैट और प्रोटीन आपस में मिल जाएंगे। मिल्क के अंदर जो फैट और प्रोटीन होंगे वो आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद में क्या बनेंगे, क्रीम बना देंगे एंड स्किम्ड मिल्क, है ना, किसकी हेल्प से, क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क की हेल्प से, ठीक है। द क्रीम बीइंग लाइटर, और फिर क्या होता है, क्रीम क्या होती है, लाइट वेट होती है तो वो ऊपर फ्लोट करने लग जाएगी, ठीक है। और जो स्किम्ड मिल्क होता है वो ईजिली हम फिर निकाल सकते हैं, क्योंकि क्रीम को हम ऊपर फ्लोट करेंगे तो ईजिली उसको सेपरेट कर लो, राइट। अब इसके एप्लीकेशन देखो, वॉशिंग मशीन में ये यूज़ होती है ना। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, स्पिनर्स लगे होते हैं अंदर, तो वो स्पिनर्स क्या करते हैं वॉशिंग मशीन के अंदर, जो कपड़ों के अंदर पानी रह जाता है वो पानी निकाल देता है इसकी हेल्प से, और उससे क्या होगा, वो कपड़े ड्राई करने में हेल्प करता है, मतलब जो वेट क्लॉथ्स होता है उससे पानी निकालती है वॉशिंग मशीन और उनको सुखाने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड फिर क्या है, दिस टेक्निक इज़ यूज टू डायग्नोस, हाँ लेबोरेटरीज़ में भी काफ़ी डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ब्लड, ESR, इन सब के, और काफ़ी टेस्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज़ में, ठीक है। इट इज़ यूज इन डेयरीज, डेयरी में भी बहुत यूज़ किया जाता है। क्रीम, जो दूध होता है, दूध पे से क्रीम निकालने के लिए, और दही में से बटर निकालने के लिए। भाई डेयरी में क्या होता है, दही होता है ना, कर्ड, वो जो क्रीमी कर्ड होता है उसके ऊपर से बटर अलग निकल जाएगा और नीचे बटर मिल्क अलग हो जाएगा। तो फिर डेयरी वाले क्या करते हैं, बटर मिल्क अलग बेच दो और बटर अलग बेच दो, है ना। और ऐसे मिल्क में भी ऐसे होता है, क्रीम अलग बिकती है, मिल्क अलग बिकता है ना। फिर आते हैं सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे पीछे वाली वीडियो में मेरा ये पढ़ाया हुआ है इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं। तो सेपरेटिंग फनल में क्या होता है, हम देखो एक फनल लेते हैं, ठीक है, उस फनल के नीचे एक स्टॉप कॉक लगाते हैं, ठीक है, और ये जो है, ये जो फनल का एंड है इसके नीचे एक बीकर लगा देते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर सबसे पहले ऑयल प्लस वाटर लिया है, ठीक है, ऑयल प्लस वाटर लिया गया है, उन दोनों को मिक्स करके डाल देंगे, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये स्टेबल फॉर्म में आ जाए। उसके बाद में क्या होगा, जो हैवियर होगा वो नीचे सेटल हो जाता है और जो लाइटर होता है वो ऊपर चले जाएगा, है ना, है ना। तो भाई जो लाइट आएगा, जो हैवी लिक्विड होगा वो नीचे की साइड सेटल हो जाएगा और जो लाइट लिक्विड होगा वो ऊपर की साइड फनल में सेटल हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इमिसिबल सब्सटेंसेस सेपरेट हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, ये देखो, अब नीचे यहाँ पे बीकर लगा दिया है, अब ये जो स्टॉप कॉक है इसको हम ओपन करेंगे तो धीरे धीरे वाटर है ये बीकर में आता जाएगा। फिर जैसे वो लेयर है जो उनके बीच में लेयर बनी हुई है वहाँ पे आता है, तो उस स्टॉप कॉक को बंद कर दो। फिर क्या होता है, ऊपर ऑयल रह जाएगा और नीचे लिक्विड हो जाएगा, तो ये ऐसे करके सेपरेट हो जाएंगे, ओके। तो इसमें क्या, टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, ये जो प्रोसीजर मैंने पीछे बता दिया है। मटेरियल देखो, सेपरेटिंग फनल चाहिए, आयरन स्टैंड चाहिए, केरोसिन ऑयल चाहिए, बीकर एंड वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या होता है, एक मिक्सचर लेना है केरोसिन ऑयल एंड वाटर का सेपरेटिंग फनल में, ठीक है, और उसको आयरन स्टैंड के साथ में अटैच कर देना है। फिर उस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ताकि उन दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्ट लेयर बन जाए, ताकि उन दोनों को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है।
उसके बाद में क्या होगा, अ क्लीन बीकर इज प्लेस्ड बिलो द कॉर्क, जो स्टॉप कॉर्क लगाएगा उसके बीच नीचे एक साफ सुथरा बीकर लगाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे हम खोलेंगे ताकि वो वाटर उसके अंदर इकट्ठा होता रहे। फिर हम उस स्टॉप कॉर्क को तब बंद कर देंगे जब ऑयल स्टॉप कॉर्क तक आ जाता है, फिर वो सेपरेट हो जाएंगे दोनों आपस में, ठीक है ना। फिर दोनों का सेपरेट हो गया आपस में। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, केरोसिन ऑयल जो था वो लाइटर फॉर्म में था जो कि अपर लेयर था, क्योंकि नीचे हमेशा हैवियर लिक्विड होगा वो आएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है, लिक्विड मिक्सचर कंटेनिंग टू इमिसिबल लिक्विड इज टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल व्हेन देन द लिक्विड लेयर स्टैंड वन अबव द अदर, मतलब जब दो लिक्विड्स हमने लिए जो कि इमिसिबल है, जो कि मिक्स नहीं हो सकते, वो एक दूसरे के ऊपर सेटल हो जाएंगे, है ना। इसके एप्लीकेशन देखो, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट करने के लिए होता है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का इसको यूज़ किया जाता है, और में से आयरन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। और जो उसमें क्या होता है, लाइट स्लैग का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देखो, स्लैग मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड या सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो भी है, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस, ठीक है। इसको भी क्या होता है, मोल्टन स्टेज में होता है ना, तभी ये प्रोसीजर काम आता है। फिर आते हैं सब्लिमेशन मेथड में। सब्लिमेशन मेथड में क्या होता है, ट्रांजिशन ऑफ डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस में जो डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, मतलब लिक्विड स्टेट के अंदर बिना पास किए डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में जो ट्रांजिशन होता है उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट, ठीक है, लिक्विड स्टेट में नहीं जाते, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे अब सब्लिमेशन में क्या होता है, देखो आप इसके अंदर क्या लिया गया है, ये हमें आगे देखते हैं इजीली। पहले इसके अंदर देखो, चाइना डिश चाहिएगी, एक इन्वर्टेड फनल चाहिएगी। इन्वर्टेड फनल मतलब हमने फनल को उल्टा करके रख दिया ताकि जब इसमें जो सॉल्ट हमने इसमें जो पेट्री डिश या चाइना डिश में लिया है, जब इसको हम बर्न करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, बाहर ना जाके इस फनल के अंदर ही इकट्ठा होगा इसका वेपर फॉर्म, ठीक है। मतलब सॉल्ट से डायरेक्ट वेपर फॉर्म बनेगा तभी तो सब्लिमेशन होगा। सॉल्ट क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, और ऊपर से देखो फनल को हमने एक कॉटन प्लग लगा के क्रॉस कर दिया, मतलब रोक दिया ताकि उसके बाहर ना जा सके वो, है ना। तो इसमें देख लो, सेपरेट मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा, कॉमन सॉल्ट और जो अमोनियम क्लोराइड है इनको सेपरेट करना है। चाइना डिश चाहिए, ट्राइपोड स्टैंड चाहिए, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर चाहिए, ग्लास फनल चाहिए, कॉटन चाहिए, बर्नर चाहिए, हमने पीछे देख ही लिया है डायग्राम में। इन दोनों का मिक्सचर लेना है हमें चाइना डिश के अंदर, ठीक है, कॉमन सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का। फिर कवर कर देना है हमें इसको एक फनल से, इन्वर्टेड फनल मतलब फनल को उल्टा करके रख देना है, और फिर उसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख देना है हमने चाइना डिश को, और ऊपर से उसको कवर कर देना है, ठीक है। और एक लूज कॉटन लेना है, वो जहाँ से फनल की जो ओपनिंग है ऊपर से, वहाँ पे हमने इसको क्या कर देना है, कॉटन को रख देना है। क्यों रख देना है, ताकि जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे वो बाहर ना जा सके, है ना, वो अंदर ही फनल के अंदर ही रह जाए, इसलिए। फिर हमने धीरे धीरे लो फ्लेम करके चाइना डिश के नीचे जो बर्नर लगाया उसको ऑन करना है और हीट प्रोवाइड करनी है। हीट प्रोवाइड करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, हल्के हल्के वाइट फ्यूम्स हमें कहाँ दिखेंगे, अमोनियम क्लोराइड कैन बी सीन कमिंग आउट ऑफ द मिक्सचर, मतलब वाइट फ्यूम्स के फॉर्मेशन में अमोनियम क्लोराइड बाहर आते हुए दिखाई देगा। तो ये वाइट फ्यूम हमें कहाँ दिखेंगे, जो फनल होगा, फनल की जो वॉल है उसके ऊपर डिपॉजिट होते हुए हमें दिखाई देंगे, ठीक है। और जो सेंट सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट होगा, वो कहाँ रह जाएगा, वो चाइना डिश के अंदर ही रह जाएगा। कंक्लूजन क्या है, अमोनियम क्लोराइड बीइंग अ वॉलेटाइल सब्सटेंस, मतलब अमोनियम क्लोराइड ऐसा सब्सटेंस था जो कि इवोपरेट हो सकता था, चेंजेस इनटू वाइट वेपर इजीली, और इजीली वेपर फॉर्म में आ गया, क्योंकि तभी इवोपरेशन हो गया ना एक तरीके का, वेपर फॉर्म में तभी तो आया जब वो इवोपरेट हो सकता था। और उसके बाद में क्या हुआ, वो फनल की वॉल के ऊपर डिपॉजिट हो गया, क्योंकि उसको बाहर निकलने का रास्ता मिला नहीं, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड सब्लाइम, जो उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड हमें मिला है, इसको हमने क्या बोला, सब्लाइम बोला है। और ये सब्लिमेशन हो गया ना, सॉलिड से वेपर फॉर्म में चले गया, मतलब गैसेस फॉर्म में आ गया ना।
सब्लिमेट सम अदर एग्जाम्पल है आयोडीन, कैम्फर, ये जो सब सॉलिड्स है ना, नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सब एग्जाम्पल्स है। अब आता है क्रोमेटोग्राफी मेथड पे। क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम सिंगल सब्सटेंस, मतलब काफ़ी सारे जो एक सिंगल सब्सटेंस में कौन कौन से कंपोनेंट्स मिक्स है वो सारे निकलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर लेते हैं, एक तरह का फिल्टर पेपर होता है, उसके नीचे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने एक मिक्सचर ऑफ इंक, मतलब इंक का 2-3 इंक का मिक्सचर हमने एक ड्रॉप लगानी है, ठीक है। फिर एक जार के अंदर वाटर में उस फिल्टर पेपर को, जैसा कि आप देख सकते हो, ये क्रोमेटोग्राफी पेपर बोल रहे हैं, फिल्टर पेपर बोल लो, इसको हमने इसमें वाटर के अंदर डिप नहीं करना है, मतलब इसको क्या करना है, मतलब जस्ट अबाउ द वाटर बोलते हैं ना, इंक ड्रॉप है ना, जो क्या है ड्रॉप, ये जो हमने लगाई है इंक वाली, ये वाटर के अंदर डिप नहीं होनी चाहिए, जस्ट अबाउ द वाटर, मतलब पानी की जस्ट ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कैपिलरी एक्शंस होंगे पानी के अंदर। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, लिक्विड टू अलाउ इन नैरो स्पेसेस, मतलब नैरो स्पेस में लिक्विड को फैलने का जो परमिशन देती है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। अभी आगे देखते हैं। अब इसमें 2 डाई ली है ना, कलर्ड कंपोनेंट्स है, टू सेपरेट द डाइज प्रेजेंट इन ब्लैंक इंक। ब्लैक इंक में कौन कौन से डाई प्रेजेंट होते हैं ये देखना है। स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर चाहिए, वाटर सॉल्युबल इंक चाहिए, स्केच पेन या फाउंटेन पेन चाहिए, लार्ज साइज गैस जार चाहिए, लिड कवर होना चाहिए उसके ऊपर, कॉटन एंड थ्रेड चाहिए। प्रोसीजर है, एक थिन स्ट्रिप लिए फिल्टर पेपर की 25 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है। उसमें एक नीचे 3 सेंटीमीटर ऊपर लास्ट में एक लाइन ड्रॉ की है सबसे नीचे वाली एज से। उसके बाद में हमने उसके ऊपर एक ड्रॉप लगा दी है जो कि इंक है, ब्लैक इंक, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, स्केच पेन या फाउंटेन पेन की हेल्प से एकदम सेंटर में लगाई है वो इंक हमने, जो पेंसिल से लाइन खींची थी उसके ऊपर। उसके बाद में हमने इसको सूखने देना है, फिर उस पेपर स्ट्रिप को ऊपर थ्रेड बांध के और उसको सेलो टेप की हेल्प से वहाँ पे अटैच कर देना है ऊपर, जो बीकर वाला लिया था उसके ऊपर लास्ट में, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद में वो जार से हमने उसको कवर कर देना है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखना है, उसको छेड़ना नहीं है, उसके बाद में हमने उसको एज इट इज़ रख देना है। उसके बाद में क्या होगा, कवर द जार, ओके कवर कर दिया, उसको डिस्टर्ब नहीं करना, छेड़ना नहीं है। फिर अब उसके बाद में हमने केयरफुली उसको वॉच करना, उसको देखना है कि वाटर कैसे कैसे राइज होता है, कैसे कैसे बढ़ता है वाटर उसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, रिमूव द फिल्टर पेपर स्ट्रिप, ड्राई इट एंड ऑब्जर्व। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर निकाल देंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे डाई वगैरह क्या हुआ है। तो उसमें हम 3 कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे फिल्टर पेपर पे, ठीक है। तो उससे हमें पता चलेगा कि उसमें 3 डिफरेंट डाई मिक्स थी ब्लैक इंक में, ठीक है। अब आते हैं डिस्टिलेशन मेथड पे। डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, जब 2 डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट के कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करना होता है, तब डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एसीटोन एंड वाटर लिया है। तो यहाँ पे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है 56 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें वाटर का ज़्यादा है, एसीटोन का कम है। तो इन दोनों का मिक्सचर हमने लिया है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं फ्लास्क के अंदर लिया है। उसके बाद में फ्लास्क में हमने हीट प्रोवाइड करनी है, ऊपर थर्मामीटर लगाई दिया है। फिर ये जो वाटर कंडेंसर में क्या होता है, वाटर फील्ड होता है, ताकि वो जो वाटर वेपर्स के फॉर्म में वेपर्स निकलते हैं उनको ये कोल्ड करने में हेल्प करता है, मतलब ठंडा पानी होता है ना उनको ठंडा करने में, मतलब वो बार बार उसको ठंडा करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉईल हो जाएगा और वो इस नीचे वाले बीकर में आके कलेक्ट हो जाएगा। तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले बॉईल होकर वो इसके अंदर वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे आके बाद में वाटर के फॉर्म में मतलब एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा और लास्ट में बच जाएगा वाटर इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये थर्मामीटर की हेल्प से हम लोग चेक कर लेंगे। अब देखते हैं, ये 2 मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, मतलब मिक्स होते हैं आपस में। डिस्टिलेशन फ्लास्क चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, कंडेंसर बीकर,
आयरन स्टैंड, मिक्सचर ऑफ एसीटोन चाहिए एंड वाटर चाहिए ना। टेक द मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने पहले मिक्सचर ले लिया है, ठीक है। अब फ्लास्क के ऊपर हमने थर्मामीटर सेट कर दिया है, जैसे कि हम लोग पिक्चर में देख सकते हैं अपैरेटस को। उसके बाद में हीट प्रोवाइड करनी है धीरे धीरे, है ना, और उसको थर्मामीटर को भी ऑब्जर्व करना है कि उसका टेम्परेचर कितना जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना जाता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में देखो, द वेपर ऑफ एसीटोन कैन बी सीन राइजिंग अप इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। जो वेपर है एसीटोन का वेपर फॉर्म हम डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम देख सकते हैं विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा और उसका वेपर फॉर्म बनता जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर राइजेज अबव 60 डिग्री, जब टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर हो जाएगा तो एसीटोन क्या हो जाएगा, पूरा वेपोराइज्ड हो जाएगा एंड वेपर के फॉर्म में आ जाता है फ्लास्क में, ठीक है। फिर क्या होगा, दीज वेपर गेट कंडेंस इन द कंडेंसर, फिर कंडेंसर में ये जो वेपर्स होंगे कंडेंसर में आ जाएंगे एंड कलेक्टेड हो जाएंगे, फिर ये प्योर लिक्विड डिस्टिलेशन के उसमें फॉर्म में आ जाएंगे और कंडेंसर आउटलेट के थ्रू बाहर आ जाएंगे, ओके। रिजल्ट क्या हुआ, एसीटोन कलेक्ट हो गया बीकर में, है ना, और डिस्टिलेशन फ्लास्क में लास्ट में क्या बच गया, वाटर बच गया, ठीक है। फिर हम आते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड पे। क्रिस्टलाइजेशन मेथड में क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू प्योर सब्सटेंस। जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है, जो स्टार्टिंग में हमने देखा था उसको, जैसे स्टार्टिंग में देखा था ना इवेपोरेशन में, जो सी सॉल्ट था तो वो इम्प्योर था, तो उसको प्योर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, विद हेल्प ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। प्योर सब्सटेंस में करते हैं इसको कन्वर्ट। मोस्ट प्रोबेबली क्रिस्टलाइजेशन किसके लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ओके राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्राइपॉड स्टैंड है, इसके ऊपर वायर गॉज लगा हुआ है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, तो बर्नर से हीट प्रोवाइड होगी, ऊपर वाटर बाथ में हाफ फिल्ड वाटर बाथ मतलब बीकर है, उसके ऊपर हम लोगों ने लिखा है पेट्री डिश जिसके अंदर सॉल्ट है ना। अब आगे देखते हैं, टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्ट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेथड, मतलब हमें प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्ट चाहिए एक इम्प्योर सैंपल से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो इम्प्योर सैंपल आएगा पहले, सबसे पहले कॉपर सल्फेट का एक बीकर, चाइना डिश एंड ग्लास रॉड चाहिएगा। प्रोसीजर क्या है, 5 ग्राम इम्प्योर सॉल्ट लिया है हमने चाइना डिश में, इसके अंदर हल्का सा वाटर डाला है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिल्टर द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो उससे क्या होगा, पहले हम फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर जो मिक्स होगा ना वो फिल्टर हो जाएगा, जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो फिल्टर पेपर पे ऊपर इकट्ठी हो जाएगी फिल्टर पेपर से फिल्टर करने के बाद, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, फिर हम कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है उसको धीरे धीरे हम हीट करेंगे वाटर बाथ के ऊपर, जब हम उसका चाइना डिश रख के उसको धीरे धीरे हीट करेंगे तो वो क्या होगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा उसका, वो सैचुरेशन होने लग जाएगा, सैचुरेटेड होने के बाद में उसका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे कि वो क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट क्या होता है, तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आया है या नहीं आया ये हम कैसे चेक करेंगे ये बताती हूँ। देखो, ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड को उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे, फिर उसको हवा में बाहर निकाल के देखेंगे, अगर क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म आ चुका है सॉल्यूशन का, क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है, तो उस ग्लास रॉड के ऊपर हमें क्या होगा, हल्का हल्का सॉल्ट डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखाई देंगे। अगर नहीं आया होगा तो नहीं दिखाई देगा, और अगर ग्लास रॉड पे क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं तो मतलब है अभी हाँ आगे हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें हीटिंग रोक देनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन दिस इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन हैज़ बीन कंसंट्रेटेड टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट, मतलब क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ चुका है उस सॉल्यूशन का। और उसको क्या करेंगे, आप उस चाइना डिश को हम टेबल पे किसी चीज़ से कवर करके रख देंगे, अनडिस्टर्ब मतलब बिना हिलाए डुलाए रूम टेम्परेचर पे रख देंगे 1 दिन के लिए, ठीक है। उससे क्या होगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, क्रिस्टल्स बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के नीचे और ऊपर आएगा मदर लिकर, ठीक है। मदर लिकर क्या होता है, लिक्विड रिमेनिंग आफ्टर अ सब्सटेंस हैज़ क्रिस्टलाइज्ड आउट, मतलब जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, कोई सब्सटेंस क्रिस्टलाइज हो जाता है, उसके बाद में जो लिक्विड बच जाता है उसको मदर लिक्विड बोला गया है, ठीक है। मतलब मदर लिक्विड ऊपर रहेगा और उसके नीचे क्रिस्टल फॉर्म में
क्रिस्टल्स बन जाएंगे कॉपर सल्फेट के, ठीक है। जैसे आयोडीन के भी बनते हैं, उसमें येलोइश कलर के बन जाते हैं। ओके, कंक्लूजन क्या है? हॉट एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस फ्रॉम क्रिस्टल्स ऑन कूलिंग ग्रेजुअली। कोई भी सॉल्यूशन होता है ना हॉट एंड कंसनट्रेटेड, उसको प्योर सब्सटेंस में ना, प्योर सब्सटेंस फॉर्म्स क्रिस्टल्स, उसका जो प्योर सब्सटेंस होगा ना, उसका प्योर फॉर्म होगा, उसके क्रिस्टल बन जाते हैं अगर उसको धीरे धीरे ठंडा होता है तो। क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हमने इसको एक दिन के लिए रख दिया ना, तो उसके क्रिस्टल्स बन गए, नीचे सेटल हो गए, है ना। ऐसे ही क्रिस्टलाइजेशन मेथड था। रिजल्ट, प्योर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर सेपरेटेड फ्रॉम द मदर लिकर। उसके बाद में हम सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टल नीचे रह गया, मदर लिक्विड निकाल दो, ठीक है, फिल्टर पेपर की हेल्प से, राइट। फिर आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर का प्यूरिफिकेशन क्या होता है? ये लास्ट मेथड है। ओके, जो सरफेस वाटर होता है वो प्योर नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो इसकी हेल्प होती है सेडिमेंटेशन, लोडिंग होती है, फिल्ट्रेशन होता है एंड क्लोरिनेशन होता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं, जैसे फर्स्ट टैंक का सेडिमेंटेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। पहले इनको क्या होता है, सबको सेडिमेंटेड होने के लिए, मतलब इनको अनडिस्टर्ब करके छोड़ दिया जाता है तो सब कुछ सेटल हो जाता है नीचे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, हम जो ऊपर का जो बचता है वाटर, उसको हम इसमें दूसरे टैंक में, लोडिंग टैंक जिसको बोला है, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। लोडिंग टैंक में क्या डालते हैं? एलम डालते हैं, मतलब फिटकरी डालते हैं। इसमें हम क्या डालेंगे? एलम डालेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, एलम डालने के बाद में उस एलम से क्या होती है, एलम गंदगी खींचती है ना, फिटकरी से गंदगी फिटकरी की चिपक जाती है। उसके बाद में जो पानी बचा उसको हम फिल्टर करेंगे तो वो किस में आ जाएगा? फिल्ट्रेशन टैंक में आ जाएगा, ठीक है। फिल्ट्रेशन टैंक वाला पानी हम किस में डालेंगे? क्लोरीनेशन टैंक में डालेंगे। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होता है? क्लोरीन ऐड किया जाता है। इसमें क्या होता है? क्लोरीन ऐड किया जाता है। क्लोरीन ऐड क्यों किया जाता है? ताकि इस पानी में जो भी गंदगी होगी, जर्म्स होगी, बैक्टीरिया होंगे, उनको क्लोरीन मार देता है और फिर इससे क्या होगा कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर बनेगा, ठीक है। फिर इट प्रोवाइड्स सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ओके, ये था प्रोसीजर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर। तो ये देखो, ये आप प्रोसीजर पूरा इसमें देख सकते हैं। ये सेडिमेंटेशन टैंक हो गया, ये रिजर्वायर है, यहाँ से पानी गया सेडिमेंटेशन टैंक में गया। इसके अंदर क्या होगा? सॉलिड जो भी होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे, जो भी डर्ट या फिर जो भी है स्टोन जो भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा बाद में क्या होगा? उस सॉलिड को छोड़ के बाकी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें ट्रांसफ़र किया गया, फिर टू सेडिमेंट, वही इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होगी, इम्प्योरिटीज़ वो सेटल हो जाएगी। उसके बाद में जो बचा वो फिल्ट्रेशन टैंक में आएगा। फिल्ट्रेशन टैंक में क्या होगा? जो भी नीचे ये सब सेटल हो गया, उसके बाद में जो ऊपर वाला होगा, ये जो सैंड वैंड छोटे मोटे जो होंगे ना, वो सब फिल्ट्रेशन टैंक में नीचे आ गए। फिर फिल्ट्रेशन टैंक से वाटर हम लोगों ने क्लोरीनेशन टैंक में डाल देना है। क्लोरीनेशन टैंक में क्या होगा? क्लोरीन होगा। क्लोरीन की हेल्प से सारे जर्म्स और जो भी गंदगी बैक्टीरिया होगा वो सब मर जाएंगे और फिर हमारे घर पे ये टैप वाटर के थ्रू हमारे पास आ जाएगा, पीने लायक पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन क्या हो सकता है? अभी इसको आप थ्योरेटिकल देख लो। द रिवर वाटर इज पम्प्ड इनटू अ सीरीज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। एक रिवर वाटर का, जो भी रिवर से जो पानी आता है उसको सेडिमेंटेशन टैंक में फिल किया जाता है। फिर इनको क्या होता है? वाटर अलाउड टू स्टे, 1-2 दिन के लिए इनको ऐसे कैसे वाटर को अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है? हैवी पार्टिकल होते हैं, जैसे क्ले वगैरह जो भी होती है वो सब नीचे सेटल हो जाते हैं, है ना, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ओके, फिर उससे क्या होता है कि दूसरे सेटलिंग टैंक, लोडिंग टैंक में डाला जाता है ना, जहाँ पे वाटर के अंदर फिटकरी डाली जाती है, एलम डाली जाती है या फिर लाइम डाली जाती है, बाकी इम्प्योरिटीज़ को सेटल करने के लिए फिर फिल्ट्रेशन टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसको क्लोरीनेशन में डाला जाता है, जहाँ पे क्लोरीन की हेल्प से सारे जर्म्स बैक्टीरिया मार दिए जाते हैं और पानी सेफ रहता है पीने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।